everyone. I hope you all must be doing well. So today we're going to share a success story of Varisha as she scored JRF दिसंबर 2024 एग्ज़ाम इनका क्लियर हुआ है और इन्होंने अपना एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर किया है विद अ ग्रेट मार्क्स। तो आइए जानते हैं वरिशा से कि उन्होंने कैसे ये एग्ज़ाम को क्लियर किया और क्या उनका पूरा ऑल ओवर जर्नी कैसा रहा। तो हाँ जी वरिशा आप शेयर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वरीशा अज़मत एंड मैं रिसेंटली पीएचडी में प्री पीएचडी कोर्स में इनरोल हूँ। और मैं इस चीज़ की तैयारी पहले पिछले 1 साल से कर रही थी। जब मैं अपीयरिंग पे थी, एमएड के अपीयरिंग में थी, मैंने इसकी प्रिपरेशन तैयार की थी जी और आपके चैनल से मैंने सारे नोट्स बनाए थे। 10 कॉपी मैंने अलग-अलग दसों यूनिट की बना ली थी। जी फिर सारे नोट्स बनाए थे पूरे एक-एक हम्म करके, एक-एक कॉपी के यूनिट वाइज़ एक-एक। पूरा जैसे माइंड मैप आप बनाते हो, वो बहुत मेरे को हेल्प करा लास्ट टाइम में। जी और उसमें मैंने एक-एक करके यूनिट की पूरी प्रिपरेशन करी। हम्म उसको लेकर मैंने तैयारी करी। जब मैंने फर्स्ट टाइम में अपीयर किया था हम्म तब मेरे एजुकेशन में 74 मार्क्स थे, लेकिन ओके फर्स्ट पेपर में मेरे काफ़ी कम चला गया था। फर्स्ट पेपर की इतनी प्रिपरेशन तो गई नहीं थी। जी जी तो इस बार मैंने फर्स्ट पेपर को भी ध्यान में रख के पूरा प्रिपेयर किया और इस टाइम मेरा सेकंड टाइम था और जो मेरा क्वालीफाई हुआ इस बार जेआरएफ। ओके कंग्रेचुलेशन अगेन। जी, और क्योंकि मैं वही जानना चाहती थी कि मतलब एक होता है कि जब हम कंसिस्टेंट रहते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि पहले अगर एक अटेम्प्ट किया तो वो हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि वो क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी आप एक कंसिस्टेंट रहते हैं तो वो कितना एक करेज लगता है उसके लिए भी कि कंसिस्टेंट रहना और प्रिपरेशन करना। तो उसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन था कि मतलब मुझे छोड़ना नहीं है स्टडीज़, मैं बस कंटिन्यू करती जाऊंगी और आगे बढ़ती जाऊंगी। तो उसके पीछे क्या आपका मोटिवेशन था? उसके पीछे एक मेरी सिस्टर है, वो भी जेआरएफ क्वालीफाई हैं और ओके। उन्होंने ही आपके बारे में पूरा बताया था कि निधि वैश एक चैनल है, आप देखिए एजुकेशन से रिलेटेड है, वो काफ़ी अच्छा माइंड मैप पढ़ाती हैं जी और जी पूरा एक क्लियर करती हैं। उन्होंने ही गाइड किया था कि कैसे आप तक रीच आउट करना है, क्योंकि मुझे चैनल इतना नहीं पता था। जी उन्होंने पूरा बताया और फिर फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन मैंने सेल्फ से करी और थोड़े यूट्यूब चैनल उसके लिए भी अलग अलग देके, फर्स्ट पेपर के लिए भी ओके अलग देके उनसे भी प्रिपरेशन करी है। जी तो ये सब इस बार रहा। फर्स्ट पेपर पे ज़्यादा फ़ोकस करा और जो था, मैं रोज़ सुबह विदाउट एनी डिले मैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का मॉक टेस्ट देती थी। ये मेरा सबसे बड़ा वो था और मोटिवेशन के लिए ये था। वो मैं एक्चुअली मैं जॉब भी करती थी। हाँ मैं जी शाम को आती थी 7 बजे, मेरी सिस्टर उठा के एक इंस्ट्रक्टर की तरीके जैसे उठा के मतलब कंडीशनिंग कर दी थी मेरी कि तुम्हें उठ के इस वक़्त पढ़ना है, तुम्हें ये वीडियो देखना है। जी और हमारी स्टाफ बस लगी थी, उसमें हम आपके वीडियो सुन के जाते थे। 1 घंटा लगता था मुझे यहाँ से आईटी कानपुर जाने के लिए। मेरी जॉब एक्चुअली आईटी कानपुर में थी और मेरा घर ओके यहाँ पे था। जी जी मेरा यहाँ से वहाँ जाने में पूरा 1 घंटा लगता था, स्टाफ बस रहती थी। मैं उसमें वीडियो सुनती थी आपका, जी फिर आके उस वीडियो को रिवाइज़ करती थी कॉपी में, देन फिर मैं ऐसे कंसिस्टेंटली करती थी वर्क और सुबह उठ के क्वेश्चंस लगाना और प्रैक्टिस करना। ये ये बहुत पूरा। अच्छा, मतलब एक अच्छा स्ट्रैटेजी आपने अपनाया कि मतलब आप छोड़े नहीं उसी चीज को, मतलब आप कभी भी आपको टाइम मिले, क्योंकि सेशन को सुनना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सुनते बहुत रहते हैं इम्पोर्टेंट तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हमारी नॉलेज ग्रैब्स करती रहती है। क्योंकि काफी बार स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि मैम टाइम को कैसे मैनेज करें, क्योंकि वर्किंग भी है, जॉब भी हम कर रहे हैं, घर पे हमारे जैसे फैमिली भी है, उनको भी देखना है। तो उस समय वो टाइम नहीं मिल पाता, तो उस समय उस कैसे आपने टाइम को यूटिलाइज करा, वो बेस्ट एक टेक्निक है कि सुनते रहना, सुनने से भी काफ़ी चीज़ें हमारी लर्न हो जाती है। तो डन एक होता ये है। बहुत अच्छा आपने बताया। साथ के साथ जो नोट्स मेकिंग, जैसे कि आप कह रहे हो कि जो एक प्रिपेयर करे थे या माइंड मैपिंग करे थे, तो आपने शुरुआती से ही वो स्टार्ट करे थे नोट्स में मेकिंग करना या मैपिंग बनाना, या फिर आपने इन बिटवीन जब रिवीजन करे थे उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर करे थे, मतलब उसका क्या स्ट्रेटेजी था नोट्स को पहले मैंने बनाने का? एक बार हाँ, हम्म पहले मैंने एक बार पूरे सारे वीडियोज़ आपके सुने, जी ठीक है? फिर उसके बाद नोट्स बनाए। उससे मुझे पता चल गया ना कहाँ-कहाँ पे मुझे सुनने पे ज़ोर देना, कहाँ-कहाँ पे मुझे लिखने पे ज़ोर देना। सेकंड टाइम में मैंने लिखा और जी फिर मैंने 3-4 बार उन वीडियोज़ को देखा है, सिर्फ़ एक ओके बार नहीं। तो उससे मेरा रिवाइज़ हुआ और हम्म वो मेरे पूरे माइंड में रहा। हाँ और पेपर देते समय मेरे से बहुत एक बड़ी गलती हुई। जी एक्चुअली पेपर हम लोगों का जब स्टार्ट हुआ था, हम लोग का पेपर स्टार्ट हुआ था 1 घंटा 45 मिनट लेट स्टार्ट हुआ।
10 से 12 बच्चों का, हम उसमें हम भी इंक्लूड थे तो और ये जो बगल में सबके पेपर, पेपर हो हाँ, रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा कैसे हुआ? मतलब टेक्निकल ग्लिच था इस वजह से आपका लेट हुआ? टेक्निकल ग्लिच था, अच्छा। टेक्निकल ग्लिच पहले स्टार्ट हो गया, हुँ, देन पूरा सबके 10 से 12 लोगों के कंप्यूटर शट डाउन हो गए। ओके। और ये वजह से मेरा स्कोर थोड़ा कम आया। जब मैंने आंसर की देखी तो मैंने कहा हर बार तो इतनी कट ऑफ जाती है, हाँ तो जी। मेरा हो ही नहीं सकता। जी, मैं तो जी। पूरा मतलब डिमोटिवेट थी, फिर से उठा के हमने कहा अब करना क्या है, अब पीएचडी में तो एडमिशन ले लिया, प्री पीएचडी कोर्स चल रहा है, अब तो हाँ, हर हाल में जेआरएफ निकालना चाहिए, ही है। मैं चाहिए। वही, जून वही। हाँ, क्योंकि वो हाँ, नीड बन जून जाती 25 है हमारे लिए भई कि हम जी, पीएचडी कर जी। रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए, तो जी, जेआरएफ जी, चाहिए, जी। चाहिए। जी। हाँ, तो जून 25 की मैं तैयारी शुरू कर दी थी पूरी। अच्छा, और अच्छा। फिर जब रिज़ल्ट आया तो मेरे लिए अनबिलीवेबल वाला, तो वही मैंने आपको लिखा था, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि मेरा ये निकल गया। हाँ जी, आपने बताया था उसमें। और इसके साथ-साथ हुँ, जैसे कि आपने नोट्स का बताया, और जैसे जब हमारे लिए एमसीक्यूज़ का करना, क्योंकि आपने एक यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन करा है कि मैंने अपने मॉक टेस्ट लगाए। तो मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट लगाना लगा। कितना वो इम्पोर्टेंट होता है? अगर आप उसको थोड़ा बता सकें बहुत कि वो स्टूडेंट्स को कि वो कैसे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं? या क्योंकि काफ़ी बार होता है ना कि जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो इनिशियली हमारे रिजल्ट्स उतने नहीं आते, जितना हमने एक्सपेक्ट किया होता है। तो उस समय काफ़ी बच्चे यस, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मतलब हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमारे सही से रिस्पॉन्सेज नहीं आ पा रहे। तो उस समय हमें कैसे देखना, उसको कैसे पॉजिटिवली तरीके से उसको देखना पड़ेगा, ताकि बच्चे वो कंसिस्टेंटली लगे और प्रैक्टिस करें और आगे उनका जो रिजल्ट आएगा तो वो पूरा श्योर होके चले। तो उसके लिए आप कैसे आप बता सकते हो? मॉक टेस्ट आपके लिए सबसे पॉज़िटिव चीज़ है। अगर आप उसमें गलती कर रहे हो तो आपको पता चले और वो गलती आपको याद रहती है कि मैंने इसमें मॉक टेस्ट में ये गलती करी थी, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करेंगे। पॉइंट आउट होता है मन में। जी, एक जब आप मॉक टेस्ट करते हो फिर आप उसका रिज़ल्ट एनालाइज़ करते हो। रिज़ल्ट एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है मॉक टेस्ट के बाद। अब उसको वो गलती याद हो गई कि ये मॉक टेस्ट में हमने गलती करी है, तो वो आपको एक तरीके से लर्न भी हो जाता है कि वो आप भूलते नहीं हो कि अब नेक्स्ट टाइम ये गलती होगी आपकी। जी, जी। क्योंकि ये मॉक चीज़ है टेस्ट, हाँ, क्योंकि बड़ा मॉक टेस्ट जब लगाते हैं तो वही होता है ना स्टार्टिंग में कि गलत हो रहे, क्वेश्चंस गलत हो रहे, तो आपके साथ भी ऐसा फील हुआ होगा कि मतलब गलत हो रहे हैं। तो एक माइंड में गलत एक हो थॉट आया था कि मतलब क्यों गलत हो रहे हैं, कैसे हम ठीक कर सकते हैं उसको? तो ये अगर आप, हुँ। हाँ, जी। उसको रिवाइज़ करा वही टॉपिक को फिर से उठा के, जैसे मेरा टॉपिक में मेरा फ़िलॉसफ़ी बहुत कमज़ोर है और अच्छा। उसमें मेरा हर बार गलत होते ही होते थे, चाहे हाँ। जितना चाहो गलत हो जाते थे। हुँ, तो हुँ, उसको हुँ। फिर बार-बार उसको रिवाइज़ करना और उन क्वेश्चन को देखना क्यों गलत हो रहे हैं, हुँ, हुँ। तो वो चीज़ बार-बार रिवाइज़ करने पे फ़ोकस करना रहता था और वो ओके। करा था मैंने। और आपने जैसे लास्ट टाइम पे कैसे टाइम मैनेज करा, क्योंकि वर्किंग भी हो, ऊपर से अपनी भी स्टडीज है, ऊपर से एग्जाम को भी टाइम देना है, तो टाइम हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? ये भी एक डाउट रहता है बच्चों के सामने कि वो पढ़ भी रहे हो फिर से एग्जाम को कैसे इतना समय दे। तो कितना समय देना हमारे लिए मतलब एक फ्रूटफुल हो सकता है कि इतना सफिशिएंट समय तो हमें देना ही है अपनी स्टडीज के लिए? तो अगर आप वो बता सके कि कितना पॉसिबल हो सकता है वो टाइम। मैंने तो कंसिस्टेंटली मिनिमम 4 आवर्स देती थी मैं जब आती थी। ओके, वो वाला टाइम पूरा 3 घंटे 7 से लेके पूरा 11 तक के 3 घंटे, फिर सुबह मैं जल्दी उठ जाती थी। ओके। सुबह जल्दी उठ जाती थी, जी। लगभग साढ़े 4 तक के उठ जाती थी और हुँ, साढ़े हुँ। 4 से पूरा 6 तक के मेरा टाइमिंग पूरा रहता था। वो मैं करके फिर मैं तैयार होके जाती थी। तो इस तरीके से मैंने टाइम मैनेज किया था। ओके। और फिर लास्ट टाइम पे फिर सपोर्ट भी रहा था ऑफ़िस वालों का, तो फिर लास्ट टाइम पे जब हमारा पीएचडी में एडमिशन हो गया तो वो हमें हटना ही पड़ा, क्योंकि हाँ, हमें वहाँ रेगुलर जाना था। वही, वही। तो वो हमको खुद ही ऐसा हुआ कि मुझे रिज़ाइन करना पड़ा एंड देन इधर जॉइन हुआ, तो मुझे थोड़ा टाइम मिला गैप में उसमें। हुँ, हुँ। लगभग मुझे 10-12 दिन घर में बैठ के पढ़ने को मिला भी। ओके। तो इसी तरीके से आपने टाइम मैनेज करा। तो लास्ट अगर आप कुछ बताना चाहें कि सभी स्टूडेंट्स को कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, थोड़ा-सा उनको गाइड करना चाहें, सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और ऑल ओवर तरीके से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा लर्निंग का मेरे साथ और ऑल ओवर, वो आप बता सकते हैं? लर्निंग एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत अच्छा रहा। आप सच में नॉलेजेबल हो और जैसे बताते हो माइंड मैप, और आपकी एक वाली ट्रिक है जो पर्ची बना के रख लो मैनिफेस्टेशन वाली, अच्छा। वो मुझे बहुत काम आई। वो हाँ, मैंने वो मैं करा सभी को था। बताती हूँ कि मैनिफेस्टेशन अच्छे से करो, क्योंकि रात को होता है ना एग्जाम देने से पहले अगर आप क्या अचीव करना चाहते हो उसको लिख लो, क्योंकि वो आपके लिए लिख बहुत लो। बेनिफिशियल रहता है। वो रात में आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो आपका ठहर जाता है, तो वो आपको वही रिजल्ट देता है पॉजिटिवली जो आप एंटिसिपेट करते हो। हाँ, तो ये आपने किया था और इसके अलावा यही तो मैंने भी सीखा था और पूरा प्रिपेयर करा था, और नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। भले ही तुम कितना वीडियो सुन लो, कुछ भी कर लो, लास्ट टाइम पे नोट्स ही रिवाइज़ करके जल्दी-जल्दी कोई भी जा सकता है। जी। और यही है, और एक वीडियो कम से कम
3 से 4 बार देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस जी। चीज़ को समझने के लिए आपने समझा दिया, वो ठीक है, लेकिन हमको कितना समझ में आ रहा है वो एक बार में नहीं आएगा, वो कम से कम 2 से 3 बार आप उसको रिपीटेडली देखेंगे तब जाके वो समझ में आएगा। हाँ जी। ये चीज़ है नोट्स की। जी, तो अगेन कांग्रेचुलेशन वारिशा आपके रिजल्ट के लिए, ऐसे ही बढ़ते रहो आगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी विद ऑल ऑफ अस। आपकी सक्सेस स्टोरी से और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा और वो भी ऐसे कंसिस्टेंटली आगे बढ़ेगी। टेक केयर, थैंक यू सो मच वारिशा फॉर जॉइनिंग द ओके सेशन। फाइन, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय। बाय।